कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी भाग 8। कमरुज़्ज़मा ने प्रत्येक पात्र का आधा स्वर्ण चूर्ण निकाल लिया और उसे माली के घर के एक कोने में ढेर बनाकर रख दिया। उसने सोचा ऐसा ना हो कि यह यंत्र फिर हाथ से जाता रहे, अतएव एक पात्र को पूरा खाली करके उसकी तह में यंत्र रख दिया और ऊपर से स्वर्ण चूर्ण बिछा दिया और उस बर्तन पर निशान लगा दिया कि मणि निकालने में सुविधा रहे। ये प्रबंध करके वे निश्चिंत हुआ ही था कि माली की दशा खराब हो गई। सवेरे उस जहाज का कप्तान आया और पूछने लगा कि हमारे जहाज पर यहाँ से कौन जाने वाला है। कमरुज़्ज़मा ने कहा कि मैं ही जाने वाला हूँ। आप मेरी 50 हांडिया जैतून के तेल की, जिसके नीचे स्वर्ण चूर्ण भरा था, जहाज पर पहुंचवा दीजिए। जहाज के मल्लाह वे हांडिया ले गए। कमरुज़्ज़मा ने कहा कि मैं भी 2 दिन बाद आऊंगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा कि जल्दी आना, क्योंकि वायु अनुकूल होते ही हम चल देंगे। कमरुज़्ज़मा उतनी जल्दी ना जा सका क्योंकि माली का रोग बढ़ता गया और दूसरे दिन वह मर गया। कमरुज़्ज़मा उसकी लाश को वैसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने वहां के नागरिकों को इकट्ठा किया और उसे नहला धुलाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने में कमरुज़्ज़मा को कुछ अधिक समय लग गया। इससे निश्चिंत होकर उसने बाग को ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में रखी और फिर समुद्र तट पर देखने गया कि जहाज है या चला गया। जहाज वास्तव में उसके स्वर्ण चूर्ण से भरे पात्र लेकर जा चुका था। कमरुज़्ज़मा को बहुत खेद हुआ, किंतु हो ही क्या सकता था। उसने कुछ और हांडिया खरीदी और माली के हिस्से का स्वर्ण चूर्ण उनमें भरकर उनमें ऊपर से जैतून का तेल रख दिया। इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने बाग के मालिक को चाबी देने के बजाय खुद बाग में रहने लगा और माली की जगह खुद उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि अब तो उसे 1 साल और काटना ही था। उधर वे जहाज अनुकूल वायु पाकर शीघ्र ही अवोनी देश में पहुंचा। बदौरा हर नए जहाज को देखती थी कि शायद उसका पति उसमें आया हो। इस जहाज को भी देखने पहुंची। उसने बहाना बनाया कि मुझे जहाज से कुछ व्यापार की वस्तुएं खरीदनी है। उसने जाकर जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो और जहाज में क्या क्या माल है। कप्तान ने कहा कि जहाज पर हमेशा यात्रा करने वाले व्यापारी ही हैं और माल भी वही है जिसे ये जहाज साधारण तौर पर लाता है, अर्थात सादा और छपाईदार कपड़ा, जवाहिरात, सौंगदिया, कपूर, केसर, जैतून आदि। बदौरा को जैतून बहुत पसंद था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा जैतून और उसका तेल चाहिए और उसका मुंह मांगा दाम दे दिया जाएगा। सारा जैतून अभी उतरवाओ। कप्तान ने सारा जैतून उतरवाया और माल के दाम तो व्यापारियों को वही दे दिए, किंतु कप्तान ने कहा कि एक व्यापारी पीछे छूट गया है। उसकी जैतून के तेल से भरी 50 हांडिया भी मेरे पास हैं। बदौरा ने कहा मुझे वे भी खरीदना है। तुम उसका दाम अगली बार जाने पर उस व्यापारी को दे देना। उसने उस माल का दाम भी पूछा। कप्तान ने कहा कि वे बहुत छोटा व्यापारी था, आप इस माल के 4,500 रुपये दे दे। बदौरा ने कहा नहीं, जैतून के तेल के भाव ऊंचे हैं, तुम्हें इसके लिए 9,000 रुपये मिलेंगे, जो तुम इसके मालिक को अपना किराया काट कर दे देना। किसी निर्धन व्यापारी की अनुपस्थिति में अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं। बदौरा के सुपुर्द वे हांडिया करके जहाज के कप्तान ने अन्य व्यापारियों का माल उतरवाया। बदौरा हांडियों को महल में ले गई और उन्हें खोलकर देखने लगी। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी आधी हांडिया स्वर्ण चूर्ण से भरी थी। एक हांडी की तह में उसे वही यंत्र मिला जिसके साथ उसका पति गायब हो गया था। वे उसे देखकर बेहोश हो गई। दासियों ने वेद मुस्क का अर्क और अन्य दवाएं छिड़क कर उसे होश में लाया। होश में आने पर वे बहुत देर तक उस यंत्र को चूमती और आंखों से लगाती रही। उसने दासियों के सामने तो कुछ ना कहा, किंतु अपनी सहेली यानी अवनी की शहजादी को एकांत में जैतून के तेल की हांडियों
सोन चूर्ण और मणि पर अंकित यंत्र का हाल बताया। कहा कि अब मुझे आशा हो गई है कि जिस प्रकार मेरे हाथ ये यंत्र वापस आया है, उसी प्रकार मेरा पति भी वापस आएगा। दूसरे दिन बदोरा फिर समुद्र तट पर गई और उसने उस जहाज के कप्तान को बुला भेजा और उसे उस व्यापारी का विस्तृत हाल पूछा जिसकी जैतून के तेल की हांडियां थी। कप्तान ने उसे बताया कि वह है तो मुसलमान, किंतु प्रस्तर पूजकों के देश में रहता है। वह एक बूढ़े माली के साथ रहता है और उसी के साथ बाग में काम करता है। मैंने खुद बाग में उससे भेंट की थी। उसने कहा था कि मेरा माल जहाज पर ले चलो और कुछ समय के पीछे मैं भी आता हूँ। मैंने 2-3 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की, किंतु ना मालूम क्या कारण हो गया कि वह नहीं आया। मैंने मजबूरी में जहाज का लंगर उठा दिया, क्योंकि बाद में अनुकूल वायु न रहती। अब बदोरा ने अपने युवराज और मंत्री होने के अधिकार का प्रयोग किया। उसने सारे व्यापारियों और कप्तान का माल जहाज से उतरवा कर जब्त कर लिया और कप्तान से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि उस आदमी को ना लाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मुझे खजांची से मालूम हुआ है कि वह आदमी हमारा लाखों का देनदार है और भगा हुआ है। तुम तुरंत ही जहाज को वापस ले जाओ और उस व्यक्ति को लेकर आओ, मेरे सुपुर्द करो। जब तक तुम ये ना करोगे, तुम्हारा और अन्य व्यापारियों का माल नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी समझ लो कि अगर तुम उसे यहाँ न लाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब देर न करो, तुरंत प्रस्तर पूजकों के देश की ओर रवाना हो जाओ, क्योंकि उधर जाने के लिए वायु अनुकूल है। कप्तान बेचारा जहाज लेकर तुरंत ही प्रस्तर पूजकों के देश की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वे वहां पहुंच गया। उसने जहाज का लंगर डाला और एक नाव पर कुछ खलासियों को लेकर बैठा तो तट पर उतरा। बाग बस्ती के किनारे था। वहां जाकर उसने आवाज दी कि दरवाजा खोलो। कमरुज़्ज़मा कई रातों से बदोरा की याद और माली की मृत्यु से दुखी होकर ठीक से सोया नहीं था। वो इस समय सो रहा था। लगातार आवाजों और दरवाजा खड़खड़ाए जाने से वह उठा और द्वार खोलकर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? कप्तान और उसके साथ के खलासियों ने इसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वे एक साथ उस पर टूट पड़े और उसके लाख चीख पुकार करने पर भी वे लोग उसे अपने जहाज पर ले गए और ये काम पूरा होते उन्होंने जहाज का लंगर उठा दिया। जब वे जहाज चल पड़ा तो कमरुज़्ज़मा ने पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है? तुमने मुझे पकड़कर क्यों जहाज पर लाए हो और अब मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? कप्तान ने कहा कि तुम पर अवोनी के बादशाह का लाखों का कर्ज है और हमें आदेश है कि तुम्हें पकड़कर शीघ्र अवोनी के बादशाह के सामने पेश करें। कमरुज़्ज़मा ने कहा, भाई जरूर उसे कोई भ्रम हुआ है। मैंने कभी उस बादशाह की सूरत भी नहीं देखी है। ये कैसे संभव है कि मैंने उसका लाखों का कर्ज लिया हो? कप्तान ने कहा, हम तो उस बादशाह के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ होने वाले न्याय अन्याय का फैसला नहीं कर सकते, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वे बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय है और यदि उसने वास्तव में भ्रमवश ही तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और तुम वास्तव में निरपराध हो, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। कम से कम यात्रा के दौरान तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आदेश मिला है। जहाज कुछ ही दिनों में अवोनी द्वीप में पहुंच गया। कप्तान ने तट पर पहुंचते ही युवराज बनी हुई बदोरा को समाचार भिजवाया कि आपका देनदार कैदी आ गया है। कुछ देर में वह खलासियों के बीच घिरे हुए कमरुज़्ज़मा को लेकर युवराज के पास पहुंचे। बदोरा उसे मेले कुचले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुखी हुई। उसका जी चाहा कि दौड़कर पति से लिपट जाए, किंतु ये सोचकर रुक गई कि सब लोगों के सामने रहस्य खुल जाएगा। तो दोस्तों, कहानी का 9वां भाग सुनने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।